तो आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस ऑफ टू सर्किल। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सर्किल पढ़ा, सर्किल के बाद हम लोगों ने पॉइंट की एनालिसिस पढ़ी थी कि कोई पॉइंट सर्किल के बाहर होगा कि सर्किल पे होगा कि सर्किल के अंदर होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने सर्किल और लाइन की एनालिसिस पढ़ी कि कोई लाइन कब कॉर्ड होगी, कब वो टेंजेंट होगी, अगर वो टेंजेंट है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट एक्सटर्नल होगा तब टेंजेंट कैसे निकालेंगे, सर्किल पे पॉइंट होगा तो टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की अगर कोई लाइन कॉर्ड है तो वो कैसे होगी, और कोई दो टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो उससे हम लोगों ने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की एनालिसिस और सारी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो सर्किल की एनालिसिस कैसे करेंगे। पॉइंट और लाइन के बाद अब क्या होगा, एनालिसिस ऑफ टू सर्कल। तो लिखो एनालिसिस ऑफ टू सर्कल। एनालिसिस ऑफ टू सर्कल, है ना। अगर मान लो दो सर्कल्स हैं मेरे पास तो इनकी एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि अगर सपोज कर लो कोई दो सर्किल हैं, मान लिया कि ये कोई दो सर्किल हैं जिनके सेंटर रिस्पेक्टिवली C1 एंड C2 हैं और इनकी रेडियस है R1 एंड R2, ओके। और हम मान लेते हैं कि दोनों सर्किल के जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, वो D है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो अब इस पूरी एनालिसिस में हम लोग D वर्ड जब यूज करेंगे, स्मॉल d, तो इसका मतलब होगा वो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल, और R1 और R2 रिस्पेक्टिवली उनके दोनों की रेडियस होगी। तो देखो ये पर्टिकुलर केस आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें ये डिस्टेंस कितनी है R1 और ये डिस्टेंस कितनी है R2, है ना। अगर हम R1 और R2 को ऐड करें तो उसकी वैल्यू D से छोटी है, हम कह लें कि D की वैल्यू R1 प्लस R2 से बड़ी है। तो जब कभी भी अगर D ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, मींस दो सर्किल के बीच की सेंटर डिस्टेंस अगर दोनों सर्किल के रेडियस के सम से ज्यादा होगी, है ना, तो उस पर्टिकुलर केस में तुम्हें क्या दिख रहा है, दोनों सर्किल एक दूसरे को ना तो टच करेंगे ना कट करेंगे, नाइदर कट नॉट टच, है ना। तो पहली कंडीशन होगी कि व्हेन द टू सर्किल्स विल नाइदर टच नॉर कट ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो कब होगा, when the center distance between the circle will be greater than to the sum of the radius of the two different circle. Is that clear? बात समझ में आ गई, है ना, कि सेंटर डिस्टेंस रेडियस के सम से ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, सपोज कर लो अब वो सर्किल चलते चलते यहां तक आ गया, छोटा वाला, this is C1, this is C2, this radius is R1, this radius is R2, और ये है इनके बीच की सेंटर डिस्टेंस। क्यों भाई, तो अब इस केस में आप देख रहे हैं कि ये सर्किल, दोनों सर्किल एक दूसरे को पॉइंट P पे टच कर रहे हैं, और ये टच कैसा है, एक्सटर्नल टच है, दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, है ना। तो दो सर्किल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कब करेंगे, जब सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू सम ऑफ रेडियस के इक्वल हो जाएगी। When the center distance is equal to the sum of the radius of both the circle, then the circle will touch externally, याद रखिएगा, touch externally at point P, ठीक है। इनकी एनालिसिस अभी हम लोग लेटर ऑन करेंगे, पहले अभी सारे कंडीशंस को आप समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए, अब एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये वाला सर्किल और थोड़ा क्लोज आएगा, है ना। तो जब और क्लोज आया तो अब R1 प्लस R2 जो है उसकी वैल्यू D से
ज्यादा हो गई है, या डी की वैल्यू R1 प्लस R2 से छोटी हो गई है। तो व्हेन D इज लेस देन R1 प्लस R2, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। और ये कितने तक इंटरसेक्ट करेंगे, तो अभी इसकी एक कंडीशन और बताऊंगा, लेकिन अभी ये फिगर पहले बना लूं, उसके बाद देखो। देखो अब ये बड़े वाले की रेडियस अगर आप देखो गौर से, तो दिस इज R1, और छोटे वाले की रेडियस जो है वो है R2। इज इट ओके? तो तुम देख रहे हो दोनों के सेंटर डिस्टेंस किसके बराबर है, R1 माइनस R2 के बराबर है सेंटर डिस्टेंस, हाँ या ना। और जब ये सेंटर डिस्टेंस R1 माइनस R2 के बराबर हो गया है, तो उस समय दोनों सर्किल एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरनली टच कर रहे हैं, है ना। तो इंटरनल टच क्या होगा, जब सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। क्यों हमने मॉड क्यों ले लिया R1 माइनस R2, क्योंकि हमको नहीं मालूम कौन बड़ा है कौन छोटा, बट इट शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो अब जरा देखो, इस पे आ जाओ, ये टच कब, इंटरनल टच कब करेगा, R1 माइनस R2। इसका मतलब है सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू अगर R1 माइनस R2 से बड़ी होगी तो वो कट कर देगा। तो दिस कंडीशन विल ऑलवेज रिमेंबर मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ओके, कि जब D की वैल्यू R1 माइनस R2 से तो बड़ी हो, लेकिन R1 प्लस R2 से छोटी हो, यानी कि डिफरेंस ऑफ द रेडियस से लेके सम ऑफ द रेडियस के बराबर में अगर तुम्हारा सेंटर डिस्टेंस है, तो उस पर्टिकुलर केस में दो सर्किल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, जब दोनों सर्किल के डिफरेंस के बराबर अगर सेंटर डिस्टेंस हो जाता है तो वो इंटरनल टच होता है, और जब दो सर्किल के रेडियस के सम के बराबर डिस्टेंस हो जाती है तो वो एक्सटर्नल टच होगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? और इनके बीच में अगर सेंटर डिस्टेंस होगा तो दो सर्किल हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है, ये एक सर्किल है, दिस इज सेंटर, जब एक सर्किल पूरी तरह से इंटरनल कम आ जाए, कन्फाइंड हो जाए इनटू द अदर वन, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अगर डी की यानी सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू दोनों के रेडियस के डिफरेंस से भी छोटा हो जाए, तो इन दिस पर्टिकुलर केस वन सर्किल विल बी टोटली इनसाइड द अदर सर्किल, है ना। तो अगर मान लो वो क्वेश्चन में देता है कि वन सर्किल कन्फाइंड द अदर सर्किल, तो वो कब होगा, जब दोनों के रेडियस की डिफरेंस से छोटा हो जाएगा सेंटर डिस्टेंस, है ना। जैसे मान लो दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्किल, बोलो, एक की रेडियस है R1 और एक की रेडियस है R2। तो अब वन सर्किल इज टोटली कन्फाइंड इनटू द अदर, दोनों के सेंटर डिस्टेंस कितनी है, 0, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पे है, तो 0 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यस इट इज ओके, है ना। तो अगर एक सर्किल टोटली कन्फाइंड होगा दूसरे सर्किल पे, तो वो तभी होगा जब D की वैल्यू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से छोटी हो जाए। जैसे ही उससे छोटी होगी तुरंत दोनों सर्किल में एक सर्किल टोटली इनसाइड अदर सर्किल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? तो ये 5 डिफरेंट केसेस आपको पढ़ने हैं, है ना। तो अब वन बाय वन हम लोग एक एक केस को एनालाइज करते हैं कि क्या है। सबसे पहले है कि जब दो सर्किल एक दूसरे को नाइदर टच नॉर कट, है ना, तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, D शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखो,
अब इसमें तुमको देखो, जो ग्रीन कलर से है वो दो टेंजेंट है दोनों पे, कॉमन टेंजेंट, और जो ऑरेंज कलर से है ये दो कॉमन टेंजेंट हैं, है ना। तो जो ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया ये दोनों कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो ग्रीन कलर से जो हमने टेंजेंट दिखाए हैं ये दोनों एक दूसरे, ये भी कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। तो अगर कभी भी सर्किल आपस में ना तो एक दूसरे को टच कर रहे हो और ना कट कर रहे हो, तो टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी? 4 कॉमन टेंजेंट। याद रखिएगा कि जब अगर दो सर्किल नाइदर टच नॉर कट द ईच अदर, देन इन दैट केस टोटल हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन? 4 कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, ये नहीं कि उस पर सिर्फ 4 ही टेंजेंट होंगे, टेंजेंट तो कई है, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट कॉमन टेंजेंट अगर दोनों सर्किल की तुम देखोगे तो वो कितने होंगे? 4 होंगे। अच्छा, तो जो ये वाला टेंजेंट है जिसको मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टेंजेंट। और जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टेंजेंट। तो कितने टेंजेंट हो गए? 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट टेंजेंट। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों टेंजेंट्स के, वो कौन कौन से हैं? P एंड Q। हमेशा याद रखना कि ये P और Q जो होता है वो C1 और C2 की जो सेंटर लाइन है ना उस पर ही लाई करेगा। तो नोट कर लो इसको कि P एंड Q विल लाई ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द सर्किल। ठीक। तो अब आपका एनालिसिस होगा कि सबसे पहली चीज, इसी में गौर करो जरा कि हमको डायरेक्ट टेंजेंट और इनडायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंजेंट, तो अब देखो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। गौर करो, देखो 2 सर्किल हैं, ये दोनों सर्किल की इक्वेशन आपको दी रहेगी, है ना। बोलो भाई। 2 सर्किल हैं, इन दोनों सर्किल की इक्वेशन आपको मालूम होगी। दोनों सर्किल की अगर इक्वेशन मालूम है तो मेरे पास नोन क्वांटिटी क्या क्या है? दोनों के सेंटर मालूम है, यस और नो? दोनों की रेडियस हमको मालूम होगी। इज दैट क्लियर? है ना। दोनों के सेंटर पॉइंट मालूम है, दोनों के रेडियस मालूम है। तो मान लेते हैं कि पहले वाला सर्किल का जो सेंटर है C1 वो है -G1 माइनस F1, और जो C2 है सेंटर वो है -G2 एंड माइनस F2। हम रेडियस अभी R1 और R2 ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको नोन है। दीज आर द क्वांटिटीज विच वी आर अवेयर। बोलो, है ना। अच्छा, अब जरा एक चीज देखो, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बोलो, मान लो कि ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B। तो अब अगर आप ट्राइंगल देखिए C1AP, कौन सा? C1AP, ये ट्राइंगल दिख रहा बड़ा वाला, और दूसरा ट्राइंगल देखिए C2BP, दिख रहा है? बोलो। ओके, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, एंगल P दोनों में कॉमन एंगल है, और ये वाला एंगल फिर इस एंगल के बराबर होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके साइड का रेशियोज भी सेम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि C1P अपॉन C2P इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, हाँ या ना। तो मैं लिख सकता हूं कि C1P अपॉन C2P इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट टेंजेंट में जो दो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट P जो होगा वो इनके सेंटर लाइन को एक्सटर्नली इनके रेशियो में डिवाइड करे, रेडियस की रेशियो में डिवाइड करेगा। पॉइंट P क्या है? दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ C1 एंड C2, और वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा?
रेडियस के रेशियो में, दोनों सर्किल के रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा। इससे हम किसकी पॉइंट निकाल सकते हैं? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। कैसे? अब जरा देखो, गौर करना, ये है पॉइंट, हियर इट इज C1। C1 के कोऑर्डिनेट जल्दी बोलो, -G1 माइनस F1। बोलो, यहां पे कोई पॉइंट है C2, इसके कोऑर्डिनेट है -G2 माइनस F2, ये पॉइंट है P। और C1P दिस इज R1 अपॉन R2, यही रेशियो तो दिया हुआ है। बोलो, तो P के कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना हो तो P के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग? P के कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? R1 इंटू दिस माइनस R1 इंटू दिस माइनस R2 इंटू दिस अपॉन R1 माइनस R2। ये एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला मालूम है? बोलो, तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे? अभी हम लोग, बोलो जल्दी बोलो, एक बार लिख देते हैं। तो माइनस का G1 R2 होगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा G2 R1 अपॉन R2 माइनस R1। जो ऊपर होता है उसी में माइनस लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? माइनस G1 इंटू R2 माइनस ऑफ माइनस का G2 इंटू R1, तो प्लस हो जाएगा अपॉन R2 माइनस R1। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे। ओके, मतलब क्या है कि पॉइंट P जो जो डायरेक्ट टेंजेंट का जो पॉइंट P होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमेशा इनके सेंटर को एक्सटर्नली रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर है मेरी बात? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बोलिए भाई। ओके, तो जब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए तो अब जरा देखो, अब हमको निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट? डायरेक्ट टेंजेंट। तो अब ये देखो, दोनों सर्किल के लिए पॉइंट P क्या है? मैं पॉइंट P की बात कर रहा हूं। फॉर बोथ द सर्किल पॉइंट P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। पॉइंट P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, और मैंने किसी भी सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका सिखाया था। क्या होता है तरीका? आप उस पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। लेट y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब वो दोनों में से किसी भी एक पे आप टेंजेंट की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे। क्या होती है टेंजेंट की परपेंडिकुलरिटी कंडीशन? कि सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ जब ड्रॉप करेंगे उस लाइन पे तो वो रेडियस के इक्वल होगा, है ना? ये कंडीशन जैसे ही लगाएंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। इज दैट ओके? फ्रॉम दिस यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो दिस यू कैन फाइंड बाय दिस मेथड। नहीं समझ में आया? क्लियर है ये चीज? अब पॉइंट Q को निकालना है हमको। तो पॉइंट Q अगर आप देखें, अब फॉर Q P का समझ में आ गया? अभी हम लोग एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, अभी पहले मैं समझा ले रहा हूं। अब देखो पॉइंट Q के लिए एक ट्राइंगल तुम देखो, AC1Q दिख रहा है? कौन सा ट्राइंगल? AC1Q। और दूसरा ट्राइंगल आप देखिए, ये पॉइंट मान लो यहां पे B डैश है, C2B'Q दिख रहा है ट्राइंगल? तो अब इसमें देखो ये एंगल 90 डिग्री, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, मतलब बेसिकली यही A नहीं होगा, वो यहां पे है इसे, तो ये पॉइंट A डैश है। तो A'Q C1 और इधर से B'C2Q। ओके, ये एंगल कितना है? यहां पे ये एंगल। अच्छा, अब दोनों में ये वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो तीसरा एंगल जो ये वाला है वो इसके इस एंगल के बराबर होगा, हाँ या ना? तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि C1Q अपॉन C2Q इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। नहीं समझ में आया? C1Q अपॉन C2Q इज इक्वल टू R1 अपॉन R2।
मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट Q है वो C1 और C2 को इंटरनली R1 अपॉन R2 के रेशियो में, उनकी रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और किसके रेशियो में? इंटरनली। तो अब यहां से पॉइंट Q कैसे निकालोगे? इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगा लोगे, है ना। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या होता है? इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या होगा कि अगर सपोज कर लो इंटरनल डिवीजन के लिए, अगर मान लो कि मेरा C1 और ये पॉइंट है C2, C1 के कोऑर्डिनेट हम सिंपलीफाई में लिख रहे हैं x1 y1 है और C2 के x2 y2 है, और ये पॉइंट Q निकालना है, तो ये R1 स्टूड R2 है, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? R1 x2 प्लस R2 x1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरह से y वाला लिख लोगे तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब जब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन वही तरीका। अब ये पॉइंट Q अगेन एक्सटर्नल पॉइंट है दोनों सर्किल के लिए, तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट कैसे निकालोगे? y बराबर y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टेंजेंट। तो बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट tangent. Is that clear? The most important point is to find out the coordinate of the point P and the coordinate of the point Q. इनके coordinates निकालना ही important है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंजेंट में। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये डायरेक्ट टेंजेंट या इनडायरेक्ट टेंजेंट आई है, इसकी लेंथ क्या होगी? What would be the length of the direct and indirect tangent? तो चलो जरा लेंथ की बात करते हैं। तो अब लिखो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंजेंट। तो आप जरा देखो, पहले डायरेक्ट टेंजेंट देखते हैं। अब देखिए ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये R1 है, दिस इज R2, ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एक्चुअल में तुम्हें क्या निकालना है? AB। यू हैव टू फाइंड आउट AB। इज दैट क्लियर? ओके। अब आप क्या करो, मैंने C2 से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, दैट इज C2, मान लो ये M है पॉइंट जो इस लाइन को M पे इंटरसेक्ट कर रहा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो AB की लेंथ वही होगी जो कि तुम्हारी C2 M की लेंथ होगी। यस और नो? अब जरा मेरे को ये C1 M जो आई है लेंथ, दिस लेंथ, दिस वन, ये लेंथ बताओ कितनी आई है? देखो ये पहले थी R1, बोलो, उसमें ये सबट्रैक्ट हो गई, ये कितनी है? R2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये कितना बचा? R1 माइनस R2। इज दैट क्लियर? बोलो, ये डिस्टेंस कितनी है? सेंटर डिस्टेंस तो D थी दोनों की। तो अब C1 M C2, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम पे अगर ये लेंथ मान लो LD दिखा दे, दैट इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, LDT, तो ये भी LDT होगी, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, हाँ या ना? तो अब जरा देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम लगाओगे तो LDT का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, इज इक्वल टू, अब देखो ये है तो दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर कितना है? D स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कितना है?
R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? तो अगर दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस डी R1 R2 और उनके बीच का सेंटर डिस्टेंस अगर d है, तो डायरेक्ट टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? बोलो। अब बात हम लोग करते हैं लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट, कि भाई इनडायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। तो चलो भाई अब उसको देख लो। ये लेंथ कितनी है? मान लो ये ए डैश है पॉइंट और ये पॉइंट है बी डैश। तो लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट एक्चुअल में क्या है? ए डैश बी डैश। समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट कितनी है? ए डैश बी डैश। दिख रहा है सबको? अगर देखो मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। किसके पैरेलल? ए डैश बी डैश के पैरेलल C1 से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इसको मिला दिया। ओके, तो जरा हमको बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? ये पॉइंट मान लो अब इसमें m डैश n है, ये लेंथ कितनी है? दैट इज b डैश n। देखो ये अगर R1 है और इसी के पैरेलल ड्रा कर लो तो ये भी R1 है। अरे हाँ या ना? ओके, और ये कितनी है? R2। तो जरा अब एक ट्राइंगल गौर करो, दिस जो मैं ग्रीन कलर से इसमें दिखा रहा हूं, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको? दिस दिस एंड दिस ट्राइंगल। इज इट ओके? ये ट्राइंगल दिखा, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये लेंथ कितनी है? d। दिस इज सेंटर डिस्टेंस d। और ये वाली लेंथ कितनी है? दिस इज R1 प्लस R2। ओके, तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी। और ये लेंथ जो है C1n वो a डैश b डैश के बराबर है। तो लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट समझ में आ रही है? तो लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट I dt इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दिख रहा है? दिस इज d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो ये होती है तुम्हारी इनडायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ। तो दिस इज द लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट इज अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट इज अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों में देखो, कंपेयर करो, तो कौन सी लेंथ बड़ी है? डायरेक्ट टेंजेंट बड़ी है कि इनडायरेक्ट टेंजेंट? किसकी लेंथ बड़ी है भाई? देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? तो यानी छोटा नंबर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहां तुम बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट छोटा आ जाएगा, है ना? तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट टेंजेंट, है ना? दोनों इक्वल कब हो सकती हैं? जब R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए। तो यानी एक में दूसरे को घटाओ और एक में दूसरे को जोड़ो, बराबर हो जाए। ये कब पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं। कब होगा? जब एक सर्किल पॉइंट सर्किल हो जाए। जब R2 या R1 में कोई एक पॉइंट सर्किल होगा जिसकी रेडियस 0 होगी, तब आप चाहे उसमें ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इज इट? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ कब सेम हो सकती है? जब दो सर्किल में एक सर्किल पॉइंट सर्किल है। नहीं समझ में आया? अदरवाइज डायरेक्ट टेंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनडायरेक्ट टेंजेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके देन।